क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा करला तट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? उत्तर प्रदेश का एकमात्र महिला फांसी घर किस शहर में स्थित है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? असम राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का उद्घाटन हमारे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। और इस इमेज को आप ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में सार्वजनिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसमें महाबाहु ब्रह्मपुत्र का भी शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ कब किया गया है? 18 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे इसका शुभारंभ किया गया। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का उद्घाटन कहां किया गया है? असम राज्य में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग की शुरुआत से किसके बीच रोपेक्स पोत का संचालन होगा? तो निमाती माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाट सिंगी मारी के बीच इसका रोपेक्स सेवा का भी शुभारंभ हुआ है। और निमाती और माजुली के बीच रोपेक्स पोत सेवा के आरंभ होने से कितने किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी? दोस्तों, यह निमाती और माजुली के बीच रोपेक्स सेवा शुरू होने से तकरीबन 420 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तरी तट पर धुबरी और दक्षिणी तट पर फूलबाड़ी के बीच किस नदी पर 4 लेन के पुल का शिलान्यास किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के पर 4 लेन के पुल का शिलान्यास किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने। और इसी तरह का पुल बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और पुल की अनुमानित लागत कितने रुपए की है? तो लगभग 4,997 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनकर तैयार होगा। और जब बात करते हैं असम की, तो असम की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन आज हम असम के राज्य प्रतीक की जानकारी जुटा ले। चलिए, असम का राजकीय वृक्ष है होलोंग, जो इमेज में आप देख सकते हैं, यह है होलोंग जो असम का राजकीय वृक्ष है। असम का राजकीय पुष्प क्या है? तो यहां पर देखिए, यह है असम का राजकीय पुष्प जिसका नाम है द्रौपदी माला। इंग्लिश में बोले तो फॉक्सटेल आर्किड। और असम का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो इमेज में यहां देखिए, यह है श्वेत पंख वाला काठ बतख। देखा? ओके। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। इमेज में आप देख सकते हैं। और एक सींगी गेंडे के लिए दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व भर में ख्यात है। और असम के प्रथम राज्यपाल कौन थे? असम के प्रथम राज्यपाल रॉबर्ट नील रीड। और असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। असम की प्रमुख नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और असम का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी में। और असम की 2 प्रमुख भाषाएं हैं, एक है असमिया और दूसरी है बोडो। और असम का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, जो इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध की शुरुआत किसने की है? छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध की शुरुआत हाल ही में PS तमांग ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेम सिंह तमांग। लेकिन एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए, प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री है? प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री है?
सिक्किम के मुख्यमंत्री है, इमेज में आप देख सकते हैं। और उन्होंने गंगटोक में सिक्किम की छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध की शुरुआत की। और मुफ्त उपहार दूध योजना से करीब कितनी छात्राओं को फायदा होगा? तकरीबन 1500 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और छात्राओं को प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध कराया जाएगा? 200 मिलीलीटर प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो हरियाणा में भी इसी तर्ज पर एक स्कीम निकाली गई थी। हाल ही में सिक्किम हाईलाइट में रहा है। तो सिक्किम की बात करें, सिक्किम बोले तो भारत में पूर्व में अवस्थित 4 जिलों वाला एक पर्वतीय राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम का क्षेत्रफल है 7096 वर्ग किलोमीटर और सिक्किम का राजकीय पक्षी का नाम है ब्लड फिजेंट। इमेज में आप देख सकते हैं। सिक्किम का राजकीय पशु का नाम है लाल पांडा, यहां दूसरे नंबर पर लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु। और सिक्किम का राजकीय पेड़ है रोडोडेंड्रान। क्या? रोडोडेंड्रान। और सिक्किम का राजकीय फूल का नाम क्या है? तो यहां पहले नंबर पर देख सकते हैं, नाम है नोबाइल ऑर्चिड। क्या? नोबाइल ऑर्चिड, जो सिक्किम का राजकीय फूल। और सिक्किम का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गंगटोक। सिक्किम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? प्रति वर्ष सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है 16 मई को, क्योंकि सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। और यहां पर इस लाइन को पढ़िए, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, यानी कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा भी दिया गया है सिक्किम राज्य को। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। और सिक्किम की सीमाओं की बात करें तो यहां पर आप मैप में देखिए दोस्तों, यह पिंक कलर में आप देख सकते हैं, हमारे अंगूठे के आकार के जैसा यह है सिक्किम। सिक्किम हमारे भारत देश के वेस्ट बंगाल से अपनी सरहद साझा करता है। साथ साथ यहां पर दोस्तों नेपाल, यहां पर तिब्बत और चीन, और यहां पर है भूटान, यानी कि इतने देशों से वो अपनी बॉर्डर साझा करता है। तो सिक्किम पश्चिम बंगाल, नेपाल, चीन, तिब्बत और भूटान से उनकी सीमाएं जुड़ी हुई है। और सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री काजी जी। और सिक्किम के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री बीबी लाल जी। तो यह बात भी याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन इस बार फिर से रिपीट हो रहा है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इंग्लिश में बोले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 हाल ही में जारी किया गया है। किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें भारत रहा है दोस्तों 86वें स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 86। और दोस्तों पिछले रैंकिंग के मुकाबले हम 6 पायदान फिसल गए हैं। तो देखो, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और वर्ष 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था। और इस बार भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया जाता है, जहां 0 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट से है। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के तहत शीर्ष देशों में डेनमार्क और दूसरा है न्यूजीलैंड, दोनों शीर्ष पर रहे हैं। यानी कि दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में दोनों शामिल है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, जिनके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का स्थान है। और खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की बात करें तो इस सूचकांक में 180 देशों की सूची में दक्षिण सूडान और सोमालिया को निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। और यहां बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1993 में।
और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कहां की गई थी? जर्मनी के बर्लिन में। तो दोस्तों इसी तरह बड़ी घटनाक्रम को हम छोटे छोटे क्वेश्चन में आपके सामने रखते हैं। अच्छा लगा? लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा करला तट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा यह करला तट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। लेकिन करला तट वन्यजीव अभ्यारण्य सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, करला तट वन्यजीव अभ्यारण्य सुर्खियों में क्यों आया? इस अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया, क्या हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 हाथियों की मौत हो गई। और करला तट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा के किस जिले में स्थित है? तो कालाहांडी जिले में स्थित है। और हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा में इस बीमारी के कारण लगभग 40 भैंसों की भी मृत्यु हो गई थी। और करला तट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ओडिशा का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? ओडिसी। और यहां मैप में देखिए दोस्तों, यह है ओडिशा। ओडिशा के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहां पर है वेस्ट बंगाल, यहां पर है झारखंड, यहां पर है छत्तीसगढ़ और यहां पर है आंध्र प्रदेश। और यहां पर एक व्हीलर द्वीप स्थित है जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज ओडिशा के नेशनल पार्क की भी हम चर्चा कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की। इस उद्यान में देश में लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है। खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है यह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। और दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस उद्यान का नाम श्यामल या लाल रेशमी कपास के पेड़ों से प्रेरित है जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस, इंडिया, मॉरिशस। मुक्त व्यापार समझौते की बात करें, इस समझौते के तहत भारत के लिए खाद्य तथा पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, प्लास्टिक और रसायन जैसी 310 वस्तुएं निर्यात में शामिल है। यानी कि भारत अपनी तरफ से 310 वस्तुएं की निर्यात यहां मॉरिशस में कर सकता है। और भारत में मॉरिशस से 615 वस्तुएं आएंगे। और बात करते हैं मॉरिशस देश की, तो यह हम देख सकते हैं दोस्तों, यह है अफ्रीकी कंट्री जिसका नाम है मॉरिशस और जिसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट लुई। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। और मॉरिशस एक संसदीय लोकतंत्र है जिसकी संरचना ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। और मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेना चाहिए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार किसने लागू कर दिया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू कर दिया है गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने और उत्तराखंड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म लागू कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त 9,905 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स यानी कि व्यापार सुगम बनाने संबंधी सुधार करने वाले राज्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? अब हमारे भारत देश में इस मामले में राज्यों की संख्या हो गई है 15। इससे पहले आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी ये सुधार लागू कर दिए थे। और गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ दिया जाए तो अब राज्यों की संख्या हो गई है 15।
7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर दोस्तों मथुरा शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मथुरा। लेकिन यह महिला फांसी घर सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, अमरोहा निवासी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने ही घर में खूनी खेल खेला था। उसने अपने माता पिता, 2 भाई, 1 भाभी, मौसी की लड़की और मासूम भतीजे को मार दिया था। यानी कि एक साथ 7 व्यक्तियों का कत्ल कर दिया था इन दोनों ने मिलकर। और अब दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो शबनम को फांसी कहां लगाई जाएगी? तो मथुरा के इस महिला फांसी घर में, और इसलिए यह करंट अफेयर में आया। तो मथुरा के जिला कारागार में करीब 150 साल पहले फांसी घर बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद से अब तक देश में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। आजादी के बाद किसी भी महिला को हमारे भारत देश में फांसी नहीं दी गई है। और यह उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर है जो मथुरा शहर में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है जिला कारागार मथुरा, जिसकी स्थापना हुई थी 1870 में। तो मथुरा जिले में ब्रिटिश काल में मथुरा में महिलाओं को फांसी देने के लिए फांसी घर बना था, और यह फांसी घर 1870 में बनाया गया था। 8वां क्वेश्चन, कोरोना संकट को लेकर सार्क देशों की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? कोरोना संकट को लेकर सार्क देशों की बैठक हमारे ही देश भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। भारत पाकिस्तान के बीच पिछले 1 साल से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया। और कोरोना से निपटने की रणनीति किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने बनाई थी? कोरोना से निपटने के लिए सार्क समूह ने दोस्तों एक रणनीति तैयार की थी। और इसी के तर्ज पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्क आपातकालीन कोष की स्थापना की थी, जिसमें भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसे हम भारतीय रुपयों में कहे तो 72 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। और यहां सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कोऑपरेशन, सार्क का पूरा नाम होता है। 9वां क्वेश्चन, जल जीवन मिशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, जल जीवन मिशन ने 3 करोड़ 53 लाख ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके नया रिकॉर्ड बनाया है। और 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है केंद्र सरकार की ओर से। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 2019 में। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश का विमोचन किसने किया है? भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश का विमोचन थावरचंद गहलोत साहब ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थावरचंद गहलोत। लेकिन थावरचंद गहलोत हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। और वर्चुअल माध्यम से जारी इस शब्दकोश में कितने संकेत है? 10,000। इस शब्दकोश को बनाने में किसने योगदान दिया है? भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने इस शब्दकोश को बनाने में योगदान दिया है। और इस शब्दकोश में शिक्षा, कानून, प्रशासन, चिकित्सा, तकनीकी और खेतीबाड़ी सहित दैनिक उपयोग के 10,000 संकेत शामिल किए गए हैं। और प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है 23 सितंबर को। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में रामनाथपुरम तूतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कहां किया गया? हाल ही में रामनाथपुरम तूतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली तरीके से। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई।
और श्री मोदी जी ने मनाली में 500 करोड़ रुपए की लागत की चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रामनाथपुरम तुत्तुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन सल्फराइजेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित की है। 12वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो दोस्तों हमें इस महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, गलत, किसी और मंत्रालय ने शुरू किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और यह 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है, बिल्कुल सही। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो देखो, हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है, नहीं कि शिक्षा मंत्रालय ने। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम के मुख्य बिंदु की बात करें तो यह कार्यक्रम पहले 69 जिलों में काम कर रहा था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत फेलो को शैक्षणिक विशेषज्ञता और तकनीकी योग्यता प्राप्त होगी। और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है। इसे जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसे संकल्प योजना के तहत डिजाइन किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 13वां क्वेश्चन, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीत लिया है एस थियोडोर भास्करन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एस थियोडोर भास्करन। इमेज में आप देख सकते हैं एस थियोडोर भास्करन, जो एक लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता है। उन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीत लिया है। और सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड की स्थापना किसने की थी? सेंचुरी नेचर फाउंडेशन ने। और थियोडोर भास्करन का जन्म कब और कहां हुआ था? 1940 में तमिलनाडु में थियोडोर भास्करन का जन्म हुआ था। और थियोडोर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 14वां क्वेश्चन, पुलगोरु वेंकट संजय कुमार कहां के मुख्य न्यायाधीश बने? पुलगोरु वेंकट संजय कुमार हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति पुलगोरु वेंकट संजय कुमार ने इम्फाल के राजभवन में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इम्फाल में स्थित है। और इससे पहले न्यायमूर्ति पुलगोरु वेंकट संजय कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 15वां क्वेश्चन, 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप 26 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? कॉप 26 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन गए हैं आलोक शर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आलोक शर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में मुलाकात की, इसीलिए भी वो सुर्खियों में आए। और कॉप 26 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के निर्णय लेने वाले निकाय से संबंधित है, जिसका 26वां सत्र इस वर्ष नवंबर में ब्रिटेन ग्लासगो में आयोजित करेगा। ब्रिटेन कहां पर आयोजित करेगा? ग्लासगो में आयोजित करेगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान किसने शुरू किया? फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान पुद्दुचेरी ने शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था पुद्दुचेरी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है नीलोफर मीर, टेलर कश्यप, सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्र नगर, जिगर भाई प्रजापति, चौधरी अशोक भाई, पर्वत बारिया। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अरमान सिंह जाडेजा ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया।
नारायण भाई वेगल ने झूठ शब्द के बारे में बहुत बढ़िया कमेंट लिखा है और हमने उनकी जो कमेंट थी उनको पिन पोस्ट भी किया था। मुकेश कुकड़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात, राजकोट जसदन बरवाला से। तो कृष्णा बामनिया ने भी पुद्दुचेरी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। मैं आज आपको ऑप्शन नहीं देने वाला। हाल ही में सैन्य अभ्यास जिद्दर उल हदीद का आयोजन किसने किया है? जिद्दर उल हदीद नामक एक सैन्य अभ्यास किसने आयोजित किया है? दोस्तों, बिना ऑप्शन के आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल का वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर पता होगा, लिखिए। और एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो आज का आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।